नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इस डाउट को मैं दो तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। दोनों तरीके देखिए, जो पसंद आए आप आराम से कर सकते हैं। मेथड वन देखिए, मेथड वन किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। मेथड वन, आप वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन मींस आप ट्रायंगल लॉ से या पैरेललोग्राम से, आप किसी से भी जा सकते हैं। पैरेललोग्राम से आप अच्छा फील करोगे। देखो जरा, उसने हमसे बोला कि थ्री वेक्टर्स ए बी सी आर सच दैट, ये वेक्टर एडिशन है, ये नॉर्मल मैथमेटिक्स का एडिशन नहीं है, वेक्टर एडिशन है। ए के ऊपर वेक्टर लगा हुआ, बी के ऊपर वेक्टर, सी के ऊपर वेक्टर, है ना। मतलब समझो, वो हमसे कह रहा है कि वेक्टर ए जो है वो वेक्टर बी और वेक्टर सी के वेक्टर एडिशन के इक्वल है। मतलब वेक्टर बी और वेक्टर सी का जो रिजल्टेंट आ रहा है ना, वो वेक्टर ए है ना। मतलब डायग्राम कैसा बनेगा, अगर मैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाऊं इस पे, तो यही तो होगा ना। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में हमारे पास यही तो होगा ना। देखिए, अगर ये जो है, ये वाला जो साइड है, इसके अलोंग अगर हम वेक्टर बी को दिखाएं, वेक्टर बी को दिखाएं, और इसके अलोंग अगर हम वेक्टर सी को दिखाएं, तो बी और सी का जो वेक्टर एडिशन है, बी और सी का जो वेक्टर एडिशन है, कि बी और सी का जो रिजल्टेंट है वो डायगोनल से दिखाया जाएगा। येलो कलर से मैं ए को दिखा दे रहा हूं भाई, है ना। वेक्टर ए जो है, ये वेक्टर ए जो है वो बी और सी का रिजल्टेंट ही तो है। ये देखिए इस तरीके से, है ना। तो जो वेक्टर ए हमारे पास वो इस तरीके से जाएगा, ऐसे, ठीक है। ये इस तरीके से वेक्टर ए हमारे पास आएगा, जो कि वेक्टर बी और वेक्टर सी का क्या है, वेक्टर एडिशन करने के बाद रिजल्टेंट है ना। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, कुछ बातें मैं अज्यूम करके चल रहा हूं इस क्वेश्चन को कराने से पहले, कि आपको कम से कम इतना पता होगा। क्या, ध्यान से समझिए। नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। देखिए, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि मॉड ऑफ वेक्टर ए को मैं ए से दिखाऊंगा इस क्वेश्चन में, वेक्टर बी के जो मैग्नीट्यूड है उसको मैं बी से दिखाऊंगा, और वेक्टर सी का जो मॉड है वो मैं सी से दिखाऊंगा, जो कि वैल्यूज हमें दी हुई हैं। पढ़ लीजिए क्वेश्चन ध्यान से। हमें क्या क्या दिया हुआ है, उसने कहा थ्री वेक्टर्स आर सच दैट, ऐसा होता है, एंड देयर मैग्नीट्यूड्स आर 5 4 3। मतलब ए का मैग्नीट्यूड 5 है, बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास 4 है, और सी का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है, 3 है। ओके, अब उसने कहा फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड सी। खास बात है, सुनो ध्यान से। उसने हमसे कहा कि ए और सी के बीच का एंगल बताओ। मतलब सर मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अभी तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैंने डायग्राम बना लिया। उसे ना भाई ये वाला एंगल चाहिए, समझो जरा। उसे ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल उसे चाहिए। इसको मैं थीटा बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। उसे ये चाहिए, क्योंकि देखो ना भाई, देखो ना, ये वेक्टर ए यहां से निकल रहा है और वेक्टर सी इस तरीके से जा रहा है, तो ए और सी के बीच वाला ये एंगल उसे चाहिए, है ना। ये एंगल उसे चाहिए। तो ये एंगल निकालने के लिए मैं एक काम करता हूं, ठीक है। इसको मैं डायग्राम को कॉपी करता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इसको निकालने के लिए पहले मैं एक काम करता हूं, मैं ये चेक करता हूं कि बी और सी के बीच का एंगल कितना है। पहले मैं ये निकाल लेता हूं, है ना। बी और सी के बीच का एंगल कैसे निकालोगे, मान लो बी और सी के बीच का एंगल 5 है। अरे मान लो थोड़ी देर के लिए, बी और सी के बीच का एंगल कितना है, 5 है, करेक्ट। ये 5 है इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये बताओ कि बी और सी का जो रिजल्टेंट है ए, ठीक। अब आपने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में फॉर्मूला भी पढ़ा होगा कुछ इस तरीके से, याद है ना, कि रिजल्टेंट को वहां आर से दिखाते थे। मतलब ये बी, कुछ आपने ऐसा पढ़ा होगा। देखो ना, सुनो ध्यान से मेरी बात को, ये रिजल्टेंट है ना भाई। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता था, हम लोग कैसे निकालते थे, रूट ओवर इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, याद आया, और प्लस 2 इंटू इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि 2 इंटू इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी है, तो 2 इंटू बी इंटू सी इंटू एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, इंटू एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। कौन से वेक्टर, बी वेक्टर। मतलब ये अब नाम तो भाई कुछ भी हो सकता है ना, आपने फॉर्मूला कुछ भी पढ़ा हो, लेकिन ये वाला जो वेक्टर है इसके और ये वाला जो वेक्टर है इसके बीच का जो एंगल होता था वो यहां लिखा जाता था, टू दिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मींस 2 इंटू बी इंटू सी, बी का मैग्नीट्यूड इंटू सी का मैग्नीट्यूड इंटू क्या होता था हमारे पास, इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। कौन से दो वेक्टर, वेक्टर ये वाला और ये वाला, जिसका रिजल्टेंट हमने ऐसे अलोंग द डायगोनल हमने दिखाया है ना, समझे। तो यहां से अगर आप लिखोगे तो cos फाई आप लिखोगे। ये बात आई थिंक आप आराम से डाइजेस्ट कर सकते होंगे, ठीक है ना। अब आप ये बताओ, यहां से फाई निकाल सकते हो, मतलब वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल क्या आप निकाल सकते हो। आइए देखते हैं जरा ध्यान से। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, है ना। ये स्क्वायरिंग एंड ऑन बोथ साइड मैंने कर दिया, आप समझे ना। ए क्या है, उनका रिजल्टेंट है। तो जो आपने अपनी बुक में आर पढ़ा होगा, आर स्क्वायर ऐसा कुछ है ना। आर क्या होता था, इन दोनों का रिजल्टेंट। आर की जगह ए आ गया, क्या दिक्कत है ना, आर की जगह ए आ गया, चेक कर लो ना भाई। बी और सी का जो रिजल्टेंट है वो ए से दिखाया जा रहा है, क्या दिक्कत है ना, ठीक है। तो देखिए जरा ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, आ जाओ भाई। अब हमने क्या किया, हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करा, है ना। मतलब हमने इधर भी स्क्वायर किया और हमने इधर भी स्क्वायर किया। जब हमने स्क्वायर किया तो यहां से हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर और इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को हटा देगा तो यहां से बचेगा बी का स्क्वायर और प्लस सी का स्क्वायर
और प्लस 2 इंटू बी इंटू सी इंटू कॉस ऑफ फाई, वेयर फाई इज व्हाट, फाई इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी। लिख लो कॉपी में, फाई इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी, आपको दिखाई पड़ रहा होगा वेक्टर बी एंड सी के बीच का एंगल कितना है, फाई। ओके, नाउ अब वैल्यू लगाओ और आंसर लेके आओ कि फाई कितना आ रहा है पहले, है ना। तो ए का स्क्वायर, ए की जगह आप कितना लिखोगे, ए का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, तो यहाँ ए का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर 4 स्क्वायर, और प्लस सी का स्क्वायर यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। अभी मेथड नंबर 2 भी दिखा दूंगा, जिससे पसंद आप कर लेना। 2 इंटू बी इंटू सी, ये इंटू नॉर्मल वाला इंटू है, क्रॉस प्रोडक्ट वाला इंटू नहीं, नॉर्मल वाला इंटू है ना। तो 2 इंटू बी, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4 और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है 3 है, और इंटू में कॉस ऑफ फाई यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप हम लोग नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। 5 का स्क्वायर 25, ठीक है ना, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर हो गया होगा 16, और प्लस हमारे पास अगर आप देखेंगे 16 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया होगा 9, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, मैं पूरा करके दिखा दे रहा हूँ भाई, मान लो कोई स्कूल का बच्चा हो, बाकी तो कुछ लोगों ने कर भी लिया होगा अभी तक। 2 4 द 8 3 द 24, ठीक है ना, 2 4 द 8 3 द 24 अगर आप देखोगे तो b इंटू सी है ना, b इंटू सी, ठीक है, ठीक है। 2 4 द 8 3 द 24 इंटू कॉस ऑफ फाई। अब देखिए स्टूडेंट्स, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, है ना, तो 25 इज इक्वल्स टू 25 और प्लस 24 इंटू कॉस फाई है, ये 24 इंटू कॉस फाई, ये इधर आएगा भाई, 25 माइनस 25 जीरो हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हमारे पास 24 इंटू कॉस फाई आएगा। अब सुनो, 24 मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, जो सोचना है सोच लो। तो 0.24 इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ फाई, तो 0 पॉइंट समथिंग जीरो होता है यानी कि 0 इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ फाई आ गया, ठीक है। अब ध्यान सुनो, कॉस फाई 0 तब होगा जब फाई का वैल्यू कितना होगा, फाई का वैल्यू होगा हमारे पास कितना 90 डिग्री। इसका मतलब फाई जो आपने सोचा था डायग्राम में वो कितना है, मेथड 2 भी दिखा दूंगा भाई, जिससे पसंद है कर लीजिए। तो ये वाला जो फाई है ये 90 आ रहा है, कहने का मतलब डायग्राम को सुधार लीजिए सर, यस सर, डायग्राम को सुधार लीजिए। ये डायग्राम आपको ऐसा ना दिख के रेक्टेंगल जैसा दिखाई पड़ेगा, बिकॉज रेक्टेंगल अगर हम बना दें इस पैरेललोग्राम की जगह, सुनो रेक्टेंगल भी तो पैरेललोग्राम होता है ना, रेक्टेंगल भी तो पैरेललोग्राम होता है ना भाई। तो डायग्राम को अगर मैं सुधारूं तो कुछ इस तरीके से डायग्राम मुझे दिखने लगेगा। ध्यान से सुनो, ये रहा वेक्टर बी, ठीक, ये रहा वेक्टर सी, और बी और सी के बीच का एंगल कितना था 5, जो कि कितना आ चुका है 90। कहने का मतलब है सर ये वाला जो एंगल है ये 90 है। इसका मतलब जिस पैरेललोग्राम की बात आप कर रहे थे वो एक तरीके का रेक्टेंगल था, ठीक है। और बी और सी का जो रिजल्टेंट है वो इस तरीके से, ये देखिए ये इस तरीके से जा रहा होगा, इस तरीके से, है ना। ये डायगोनल्स, अरे रेक्टेंगल भी तो पैरेललोग्राम है ना, तो क्या दिक्कत है। तो ये रहा बी और सी के बीच का एंगल, लेकिन मुझे कौन सा एंगल चाहिए था, मुझे ये एंगल चाहिए था। ध्यान सुनो, ये वेक्टर ए है येलो वाला, ठीक, मुझे कौन सा एंगल चाहिए था, मुझे तो ये वाला एंगल चाहिए था ना, मुझे तो वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का एंगल पूछा है उसने, है ना। तो ये वाला थीटा मुझे चाहिए था ना, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे भाई ये चाहिए, है ना, मुझे ये चाहिए। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, अगर हम प्रॉपर डायग्राम बनाएं तो ध्यान से सुनिए, प्रॉपर डायग्राम तो ये बैठेगा ना, ये वेक्टर बी की डायरेक्शन है, यस सर, तो वेक्टर बी कि ये रही डायरेक्शन, लेकिन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब इसकी लेंथ कितनी होगी बताइए, जो इसकी लेंथ होगी वही वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा। तो इस रेक्टेंगल की ये वाली जो लेंथ होगी हमारे पास वो कितनी होगी, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, यानी कि इसकी लेंथ होगी कितनी 4, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास, समझ लो बात को, ये हो गया हमारे पास, रुको इसको मैं और अच्छे से यहाँ या यहीं पे कर देता हूँ, रुक जाओ, सुनो। तो ये लेंथ हो गई हमारे पास 4, ये वाली, है ना, ये लेंथ हो गई 4। उसके बाद C का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, C का मैग्नीट्यूड है 3, यानी कि ये वाली लेंथ हो गई हमारे पास 3। अरे ये वेक्टर C को दिखा रहा है ना, बट ये मैग्नीट्यूड वाइज मतलब जो लेंथ होगी 3 हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 3, ये देखिए, अभी मेथड 2 भी बताऊंगा, ध्यान से देखिए जिनका डाउट नहीं क्लियर है, ये हो जाएगा हमारे पास 3। ओके, अब सुनो, ए का जो मैग्नीट्यूड है वो इस डायगोनल की लेंथ हो जाएगी, वो इस डायगोनल की लेंथ हो जाएगी। तो ए का जो मैग्नीट्यूड है, अरे आपको पता होगा ना वेक्टर की जो लेंथ होती है उसके मैग्नीट्यूड को बताती है, ठीक है ना। तो ए का जो मैग्नीट्यूड है 5, यानी कि जो येलो वाला दिखाई पड़ रहा है हमें, ये वाला, इसकी लेंथ हमारे पास कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ हमारे पास हो जाएगी 5। अब ये बताओ क्या आप, ऑब्वियसली ये एक रेक्टेंगल रहा होगा, तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 रहा होगा, ठीक है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 रहा होगा, ठीक है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, कौन सा, एक ये वाला पॉइंट मैंने बोला P, और ये वाला पॉइंट मैंने बोला Q, और ये वाला पॉइंट बोला मैंने R। अब सुनो, आगे करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए, जो भी बच्चे का डाउट था, आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि आपने क्लास में पढ़ा होगा दो तरीके के स्पेशल ट्राइंगल आपने पढ़े होंगे। कौन से, एक बार जब ये थीटा हम लोग कितना लेते हैं 37 डिग्री, है ना, और एक बार जब ये थीटा हम लोग कितना लेते हैं 53 डिग्री, है ना, ये क्लास में बताया, ठीक है ना। जिसको नहीं पता तो नोट कर लो भाई, सारी चीजें बता रहा हूं, है ना।
ये 53 डिग्री होता है। कब? सुनो, जब एंगल ज्यादा होता है तो इसके सामने वाली जो साइड होती है वो ज्यादा होती है। कहने का मतलब है 3 4 5 का पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है। तो अगर एंगल बड़ा, भाई 5, हाइपो तो हमेशा 5 रहेगा, हाइपो तो हमेशा 5 रहेगा। और अगर ये एंगल छोटा है तो इसके सामने वाली साइड छोटी, यानी कि 3। ओके, और बच गया हमारे पास 4 यहां। लेकिन अगर ये एंगल बड़ा वाला, दो ही एंगल होते हैं, याद कर लीजिए, 37 और 53, ठीक है ना। तो 53 के लिए 53 बड़ा है तो बड़े के सामने वाली साइड होगी कितनी? हालांकि ये सब बच्चों वाली चीज है, बट जिनको नहीं पता तो नोट कर लो भाई, है ना। और ये हो गया हमारे पास 3, इस तरीके से, समझे ना। तो ये दोनों ट्रायंगल आप याद कर लीजिए। एंगल अगर यहाँ पे 37 है तो 5 हो जाता है हाइपो, ये 90 होता है हमारे पास, ये 90, ठीक है, 5 होता है हाइपो, और 37 के अपोजिट वाला ऐसे याद किया जाता है। सुनो, एंगल अगर छोटा है तो उसके सामने वाली साइड छोटी हो जाएगी। 3 4 5 में 5 तो हाइपोफिक्स हो गया, बच्चा 3 और 4, 3 और 4 में 3 छोटा, तो छोटे वाले एंगल की साइड के ऑपोजिट वाली साइड छोटी और बड़े वाले एंगल के ऑपोजिट वाली साइड बड़ी। ऐसे करके याद कर लो, दोनों ट्रायंगल याद हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए कि इन दोनों ट्रायंगल में जैसे इस ट्रायंगल में अगर आपको मैं कॉस थीटा लगा के दिखाऊं, सर कौन से ट्रायंगल में? ये वाले ट्रायंगल में अगर मैं कॉस थीटा लगा के दिखाऊं तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो। तो ये रहा बेस और ये रहा बेस और ये रहा हाइपो, है ना। बेस कितना है? 3, बेस अपॉन में हाइपो ये। तो अब ये बताओ, अगर कभी भी cos थीटा 3/5 आ गया तो पक्का थीटा को कितना होना पड़ेगा? दिस इंप्लाइज कि थीटा को कितना होना पड़ेगा? 53 डिग्री, है ना। थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 53 डिग्री, यही आंसर आ रहा होगा। या तो ये आ रहा होगा cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स, मतलब cos उधर चला जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन हो जाएगा वो, है ना। या तो लिखने का तरीका ये होता है थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 3/5 या 53 डिग्री। तो आंसर आपका ये आ रहा होगा। क्यों आ रहा होगा वो बता रहा हूं, वापस आओ इधर। अब आप ट्राइंगल PQR में देखिए, ये वाले ट्राइंगल में देखना भाई जरा, ठीक है। अगर आप बच्चों की तरह, क्या है, मैं भी बता रहा हूँ 11th क्लास को, बट कोई बात नहीं, आप देखो भाई, देखो, क्या पता किसी बच्चे का बिल्कुल बेसिक डाउट हो। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे देखो, है ना। इसको डिलीट करो थोड़ी देर के लिए, इसको डिलीट करो अगर तुम थोड़ी देर के लिए, तो तुम्हें साफ साफ दिखाई पड़ेगा बच्चों कि ये रहा वेक्टर ए, यस सर, ठीक, और ये रहा वेक्टर सी, यस सर। सर दोनों के बीच का एंगल थीटा है, यही मुझे निकालना है, यस सर। तो अगर ये वाले ट्रायंगल में मैं cos थीटा लगा दूं, इस ट्रायंगल में, ठीक है, अगर मैं cos थीटा लगा दूं तो क्या होगा? बेस अपॉन हाइपो। सर समझ में नहीं आ रहा है, घुमा दो ना, घुमा दो ना भैया, अब ठीक है, ठीक है, घुमा दो ऐसे, ठीक है ना, समझे ना, घुमा दो इस तरीके से। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस, बेस की जगह ये 3 हो जाएगा, चेक कर लो, ठीक है, अपॉन में हाइपो, 90 के सामने वाला 5, तो हाइपो हमारे पास हो गया 5, तो बस cos थीटा 3/5। और अगर कभी भी cos थीटा 3/5 आ जाए, है ना, तो इन दोनों ट्रायंगल को याद करेगा, उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। इसका मतलब हमारे पास थीटा कितना होना पड़ेगा? दिस इंप्लाइज कि थीटा 53 डिग्री हमारे पास होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आंसर, ये था मेथड नंबर 1, ठीक। अब मेथड नंबर 2 में इस सवाल को हम लोग किस तरीके से हैंडल करेंगे, ध्यान समझिए। देखिए मेथड नंबर 2 में अगर आप जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो मेथड नंबर 2 में आपको मैं एक बात पहले ही बता दे रहा हूं, परेशान मत करिएगा, सुनिए ध्यान से, इधर आइए। अगर कोई वेक्टर अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट ले ले, है ना, ये आप हो सके तो लर्न कर लो, बिकॉज डिटेल में मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ, सुनो ध्यान से। कोई वेक्टर अगर अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट ले ले, यानी कि वेक्टर ए के साथ ही अगर डॉट प्रोडक्ट होता है, तो पता है क्या आंसर आता है? इस वेक्टर का जो मॉड होता है उसी का स्क्वायर आंसर आता है। मतलब सर वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बस खत्म, ये याद कर लीजिए। मतलब सर अगर वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी करना पड़े तो आंसर क्या आएगा? वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, जिसको हम भाई मॉड ऑफ बी को हम इस तरीके से दिखाएंगे ना, अभी बोला था ना मैंने आपको, अभी मैंने आपको बोला था ना, ये देखिए ना, मॉड ऑफ बी को, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को बी से दिखाओगे तो बी का स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है, ध्यान सुनिए, ये ऐसे। और इसी तरीके से अगर वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी हो जाए, कोई वेक्टर अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट लेता है तो वो अपने मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही आता है, यानी कि सी स्क्वायर। ये इस तरीके से सब क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। अब सुनो, एक तो ये बात, ठीक। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए, पता है क्या, ध्यान सुनो, दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूं वेक्टर ए डॉट बी, है ना, तो वेक्टर ए डॉट बी बोलो चाहे वेक्टर बी डॉट ए बोलो, बात सेम होती है, ठीक है। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है, वेक्टर ए क्रॉस बी अगर हम दोनों क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो नॉट इक्वल, है ना, नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस ए, ठीक है। बट डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें कहीं पर मान लीजिए करना पड़े वेक्टर ए डॉट सी, तो जो वेक्टर ए डॉट सी होगा वही वेक्टर सी डॉट ए होगा, मतलब वेक्टर ए डॉट सी जो होता है वही वेक्टर सी डॉट ए होता है, बट क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है ना, ए डॉट सी बोलो चाहे सी डॉट ए बोलो, बात हमारे पास सेम है, ठीक है। इतनी बातें याद हो गई। तो आइए जरा मेथड नंबर 2 में, तो मेथड नंबर 2 में अगर आप आएंगे स्टूडेंट्स, तो उन्होंने हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, उन्होंने हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वेक्टर ए जो है वो क्या है? रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ठीक है ना, इस तरीके से, मतलब वेक्टर बी और सी का वेक्टर एडिशन करके वेक्टर ए आता है। हमने कहा ठीक है, बहुत सही। अब सुनो ध्यान से, हमने क्या किया, हमने यहां पर, क्योंकि हमें ए और सी के बीच का एंगल निकालना है, हमें क्या निकालना है? ए और सी के बीच का एंगल हमें निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने एक काम किया, हमने कहा कि ए और सी को हम साथ साथ कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग, या आप
भाई जिसको वेक्टर आता होगा उसको पता है क्या करेंगे, वेक्टर सी की डायरेक्शन रिवर्स करके बोथ साइड हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब सी को सब्ट्रैक्ट कर दो बोथ साइड। नहीं समझ में आया, सुनो ध्यान से, जिसको नहीं समझ में आया आप ऐसे समझ लो भाई, जो समझना है समझ लो अभी के लिए, बाकी धीरे धीरे आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। आप चाहो तो उस तरीके से समझ लो कि ये इधर चला गया तो माइनस हो गया भाई, ऐसे समझ लो, है ना, वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी, और मतलब वेक्टर बी की जो वैल्यू आई है वो वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी। एक्चुअल में हमने, ये तो हमने एक बताने का तरीका है, लेकिन एक्चुअल में हमने क्या किया है, हमने ये किया है, क्या हमने सी की डायरेक्शन रिवर्स करके ए में ऐड कर दी, मतलब ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर सी, ये लिखा हुआ है, समझे ना, बाकी प्लस माइनस माइनस हो ही जाएगा आपका, चेक कर लो। ठीक है, तो ये चीज यहां पे लिखी हुई इस तरीके से, मतलब वेक्टर ए में हमने नेगेटिव ऑफ वेक्टर सी को ऐड किया है, जैसे समझना भाई समझ लो। ठीक है, बट आप ये समझ लो मोटा माटी, अब आप चाहे ये समझ लो, ध्यान सुनो, अब आप चाहे ये समझ लो, अब वही चीज है ना, वेक्टर है तो मैथ्स की तरह थोड़ी ना हैंडल करोगे। ठीक है, अब आप चाहे ये समझ लो कि हमने बोथ साइड क्या किया, सी वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दिया, भाई जो समझना है समझ लीजिए, है ना, ये देखिए इस तरीके से बोथ साइड सी वेक्टर सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, बोथ साइड हमने क्या किया, सी की डायरेक्शन रिवर्स करके ऐड कर दिया, मतलब समझ रहे हो बात को, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे का मतलब है नल वेक्टर आएगा भैया। सुनो, वेक्टर में से वेक्टर माइनस करोगे सेम वेक्टर में से, तो नल वेक्टर का मतलब जीरो वेक्टर आएगा ना, तो ये हो जाएगा ए माइनस सी इज इक्वल्स टू वेक्टर बी, और प्लस ये हो गया क्या, नल वेक्टर, है ना, नल वेक्टर हो गया। नल वेक्टर का मतलब कुछ होता नहीं है भाई, मतलब नल वेक्टर की क्या ही वैल्यू है ना, अगर आप किसी वेक्टर में नल वेक्टर ऐड करोगे तो वापस वही वेक्टर आएगा, मतलब बी वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर का मतलब नल वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर आ जाएगा। ठीक, और यहां पे आ जाएगा ए माइनस सी। अब सुनो, जिसको कुछ नहीं समझ में आया बस इतना समझो आप, मोटा माटी अभी के लिए आप मैथ्स पढ़ोगे क्लास 12 में समझ में आ जाएगा, ये इधर गया बस इतना समझ लो, ठीक है ना, इतना स्टेप 1। अब हम क्या करेंगे, वो मैंने इसलिए बताया, कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करेंगे ना कि कुछ भी, है ना, इसलिए बताया मैंने, ठीक, ताकि उनको ज़्यादा आजकल नॉलेज चले। चलो छोड़ो, इधर आओ, सुनो ध्यान से। ठीक है, बहरहाल वो सब हम 12th में सीखेंगे, आप परेशान मत हो, ठीक है ना। आप ये देखो जरा ध्यान से आप ये देखो भाई ध्यान से, आपका जैसे ही ये आ जाएगा ना, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने आपसे कहा कि वेक्टर बी का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लो, क्यों सर, अभी पता चल जाएगा, रुक जाओ। हमने कहा कि ये एक काम करो भाई, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी करो, आपने कहा सर बिल्कुल करेंगे, मतलब वेक्टर बी की वैल्यू कितनी, इतनी है, कितनी है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी डॉट, समझो ना भाई, अरे ये वेक्टर बी लिखा है तो भाई मैंने उसको ऐसे लिख दिया, यस सर, ये डॉट लगा हुआ है मैंने ऐसे लगा दिया, यस सर, फिर से वेक्टर बी लिखा हुआ है तो मैं फिर से वेक्टर बी लिख दूंगा, वेक्टर बी कितना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी। ये स्टेप समझ में आया, क्या किया, कुछ नहीं किया भाई, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है, बी डॉट बी, तो राइट हैंड साइड भी तो बी डॉट बी लिखा हुआ है, अरे ये बी तो है, वेक्टर बी तो है, डॉट वेक्टर बी तो है, ठीक है ना, बात समझे, ये चीज है ना। ओके नाउ अब सुनो, बी डॉट बी पीछे बताया था बी स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है ना, मतलब बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है ना, तो बी डॉट बी बी के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, अब हमने ऐसा किया क्यों, अब तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया है, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड दिया है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर आप देखो, है ना, हमें शायद ऐसा कुछ दिया है ना, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमें कितना दिया है 5, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमें बी से दिखा रहे हैं 4, और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड हमें 3 दिया हुआ है, करेक्ट। ओके, तो अगर आप यहां डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट लेना आता होगा आप लोग को, है ना, देखो ऐसे करते हैं, इसका इसके साथ करो, यानी कि ए डॉट ए, और साइन के साथ करिएगा, साइन के साथ करिएगा, ठीक, फिर इसका इसके साथ करो, तो ए के आगे प्लस है और यहां माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, और ए डॉट सी, ये डॉट मैथमेटिक्स का डॉट नहीं है, ये वेक्टर का डॉट वाला डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब इसी तरीके से वेक्टर सी का इसके साथ लो, तो यहां माइनस है और यहां क्या है, प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, और सी डॉट ए, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, और ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और सी डॉट वेक्टर सी, है ना, ये मैथ्स वाला डॉट नहीं है, ये वेक्टर वाला डॉट है, ठीक, डॉट प्रोडक्ट वाला डॉट है, ठीक, करना आया, अरे जैसे मैथ्स में मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही, बस मल्टीप्लाई की जगह हमें क्या लगाना है, डॉट प्रोडक्ट, ए का ए के साथ डॉट, प्लस माइनस माइनस, ए का सी के साथ डॉट, फिर माइनस सी डॉट ए, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, कर लिया होगा इतना आराम से। अब सुनो, अभी अभी मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, ए डॉट ए कितना होता है, कॉपी उठा के देखिए पीछे, अभी अभी वीडियो रिवर्स करके देखिए, ए डॉट ए अपने ही मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, माइनस मैंने आपको बताया था कि वेक्टर ए डॉट सी किसके इक्वल होता है, वेक्टर ए डॉट सी किसके इक्वल होता है, मैंने आपको बोला था कि वेक्टर ए डॉट सी ही वेक्टर सी डॉट ए के इक्वल होता है, कहने का मतलब है सी डॉट ए की जगह वापस ए डॉट सी लिख सकते हो, यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये वाला माइनस कॉपी किया और इसकी जगह, किसकी जगह, सी डॉट ए की जगह हमने वेक्टर ए डॉट सी लिखा, और प्लस सी डॉट सी करोगे तो सी का स्क्वायर हमारे पास आएगा, ठीक है ना। अब सुनिए ध्यान से, देखिए, अब आप चाहो, अब आप वैल्यू रख दो, ध्यान सुनो, अब आप वैल्यू रख दो, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, है ना। देखिए
बी हमारे पास कितना है, ये बी का मैग्नीट्यूड है, तो बी हमारे पास कितना है 4 है ना, तो बी की जगह हमने रखा 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक, अब सुनो, अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं कि सर इसका क्या, भाई सुनो इधर सुनो, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो स्केलर आता है आंसर, इतना पता है, स्केलर मतलब कोई नंबर होगा, नहीं समझे, अरे भाई सुनो ना भाई, अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी किया जाए तो इसका जो भी आंसर होगा वो एक नंबर होगा ना, मतलब स्केलर होगा ना, वेक्टर थोड़ी ना होगा भाई, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि ये एक स्केलर होगा, समझो जरा फील करना है ना, ये इसका जो भी आंसर होगा सर किसका, ए डॉट सी का, वो होगा तो कोई नंबर ना भाई, है ना, और इसी तरीके से ए डॉट सी का जो भी रिजल्ट होगा हमें क्या पता, जो भी होगा होगा तो एक नंबर ना, होगा तो एक नंबर, यस सर। तो ये बताओ भाई मेरे, ये बताओ, मान लो वो नंबर x है ना, मान लो वो नंबर x है, तो अगर यहां माइनस x लिखा रहता, मतलब a डॉट सी की वैल्यू अगर x आ रही है, a डॉट सी की वैल्यू अगर x आ रही तो माइनस x माइनस 2x होना चाहिए ना, यानी कि ये दोनों मिलके क्या बना देंगे -2 और x की जगह क्या है, a डॉट सी तो है, समझे ना, ये समझे ना, कहने का मतलब ये है कि ये दोनों आपके माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, जैसे मैथ्स में होते थे वैसे ही, समझे ना, तो ये आंसर आएगा -2 टाइम्स a डॉट सी, ठीक है, -2 टाइम्स a डॉट सी ही आ जाएगा, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, ये देखिए माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, जैसे मैथ्स में होता था वैसे ही भाई, और a डॉट सी 2 टाइम्स आ जाएगा बस, ठीक है ना, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं तो 1 मानोगे 1, अरे वही है जो मैथ्स में था, है ना, वैसे कुछ है, वैसे कुछ, क्योंकि ये एक नंबर है और ये एक नंबर है ना, डॉट प्रोडक्ट हमेशा हमेशा स्केलर होता है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स वेक्टर a डॉट सी, सुन लो, तो ये बात 2 टाइम्स आ गया, अब प्लस c का स्क्वायर यानी कि c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, समझे ना, इन दोनों का क्या हुआ, मैं अंडरलाइन कर देता हूं भैया, कुछ लोग यहीं पे परेशान हो गए होंगे, इन दोनों का क्या हुआ, ये देखो इन दोनों का ये हुआ, ठीक। अब आइए भाई देख लेते हैं क्या चल रहा है हमारे पास, क्या करें बताओ, ये हो गया 16 है ना, और 5 का स्क्वायर 25, लेफ्ट में पकड़ के लेके आओगे तो -25 इज इक्वल्स टू, इस माइनस को भूल मत जाना, -2 तो बेचारे के स्केलर नंबर है, वेक्टर a डॉट वेक्टर c, और प्लस 3 का स्क्वायर होता है भाई 9, ठीक, अगर आप 16 - 25 करोगे -9 आएगा, ठीक है ना, और इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स वेक्टर a डॉट वेक्टर c और प्लस 9, अब सुनो 9 से 9 काट मत देना भाई, ध्यान से सुनो, ये वाले 9 को इधर लेके आओगे, ये वाले 9 को इधर लेके आओगे, अरे जैसे मैथ सॉल्व करते हो और क्या है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अलग कलर से मैं कर रहा हूँ वहां पे, ठीक है ना, -9, ठीक है ना, उसके बाद ये वाला +9 इधर लेके आओगे, -9 इज इक्वल्स टू, हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा राइट हैंड साइड में, -2 वेक्टर a डॉट वेक्टर c, इतना आया, ठीक। अब सुनो ध्यान से, -9 कितना हो जाएगा, -18, ठीक, तो माइनस, अरे माइनस माइनस प्लस -18, और अब ध्यान सुनो ये वाला -2a डॉट सी, सुनो लिखा ये नंबर ही है, एक स्केलर ही लिखा है, परेशान मत होना, क्योंकि a डॉट सी का आंसर एक नंबर आता है, उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ही तो मिलेगा, है ना, तो है ये स्केलर, मतलब सर क्या बात कर रहे हो आप, मैं बात ये कहना चाहता हूं कि भाई ये वाले माइनस से ये वाला माइनस काट सकते हो सर, बिल्कुल काट सकते हो सर, है ना, और आपका क्या आ रहा है 18 इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेक्टर a डॉट सी, अब सुनो सर ये क्या लिखा है, अरे ये वही वाला है, 2 टाइम्स का मतलब है 2 इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है, किसमें, a डॉट सी में, a डॉट सी भी नंबर है 2 भी नंबर है, ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, क्रॉस प्रोडक्ट वाला मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये 2 आके इधर डिवाइड करेगा, समझे ना, इज इक्वल्स टू आ जाएगा a डॉट सी। सर आप a डॉट सी के पीछे क्यों पड़े हो, क्योंकि आपने क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर इस तरीके से है a और c इस तरीके से, बस एग्जांपल बता रहा हूं और क्या, है ना, सुनो ध्यान से, ठीक है, अगर हमारे पास कोई वेक्टर ये है इस तरीके से a और कोई वेक्टर अगर इस तरीके से है c, तो आपने क्लास में पढ़ा होगा कि भैया इन दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आप भूल गए हो क्या, वेक्टर a डॉट वेक्टर c आपको पढ़ाया गया होगा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड ऑफ a इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, तो वेक्टर a डॉट सी करने से क्या आएगा, मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ सी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन a एंड c, है ना, तो समझो जरा कि जो a डॉट सी की वैल्यू होगी, अच्छा हुआ मैंने यही निकाल के दिखा दिया, मॉड ऑफ a का मतलब a, मॉड ऑफ c का मतलब c, और कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज व्हाट, थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड c, जो कि हमें निकालना है। अब a देखो, वेक्टर a डॉट वेक्टर c इज इक्वल्स टू, भाई मॉड ऑफ a कितना है, मॉड ऑफ ए कितना है, मॉड ऑफ ए 5 है, रख दो, है ना, तो इस a की जगह का मतलब है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ c में मल्टीप्लाई कर रहा है, 5 इंटू ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, और c हमारे पास कितना है, c हमारे पास कितना है, c का मतलब है c का मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास, c का मैग्नीट्यूड है 3, और इंटू में ये इंटू नॉर्मल वाला मल्टीप्लिकेशन है कॉस थीटा, तो अगर आप देखोगे तो a डॉट सी की भाई जो वैल्यू आएगी यहाँ से, वेक्टर a डॉट सी की जो वैल्यू आएगी वो 5 3 15 15 इंटू में कॉस थीटा हमारे पास आएगी, यस सर बिल्कुल सही बात है। तो सुनो 2 1 जा और यहाँ पे हो गया 9, तो ये आ गया 9 इज इक्वल्स टू
वेक्टर ए डॉट सी, और आपको मैंने यहाँ पे अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो भाई, ठीक है। ए डॉट सी की जगह आप इतना रख सकते हो, यस सर बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। तो 9 इज इक्वल्स टू ए डॉट सी की जगह आपने क्या रखा, ए डॉट सी की जगह 15 इंटू कॉस थीटा रख दिया। ये लीजिए 15 इंटू कॉस थीटा रख दिया, जहां पे डायग्राम बना दिया, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड सी। अब 15 इधर जाके डिवाइड करेगा तो 9 अपॉन में 15 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो यहां से अगर आप देखोगे तो 3 3 और 3 5 वापस रिजल्ट वही आ रहा है, cos थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, cos थीटा इज इक्वल्स टू 3/5। और पीछे जा रहा, देख लीजिए वीडियो रिवर्स करके आपको बताया था थीटा 3/5 होता है, इसका मतलब थीटा अप्रोक्सीमेटली 53 डिग्री के आसपास होगा, वो ट्रायंगल से बताया था ना, और ये उसी के बीच में एंगल थीटा था। ये मेथड नंबर 2 देख लीजिए, ओके।